हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 16 जनवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं क्योंकि आज द हिंदू आया नहीं था। ठीक, फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिक्स ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। जो आर्टिकल आया है वो इंडिया मालदीव्स के रिलेशनशिप के ऊपर आया है, जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके ऊपर आया है। एक जनरल क्वेश्चन तैयार करेंगे कि हाउ डिड नेशनल पॉलिटिक्स इम्पैक्टेड द इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज एंड इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे डावोस समिट, जो कि WEF के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे चर्चा करेंगे। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है दार्जिलिंग जू स्नो सक्सेस लेपर्ड, वाई वाइल्ड कार्ड्स आर फसी ब्रीडर। इसमें हम स्नो लेपर्ड के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यार कमेंट तो कर ही सकते हो, एटलीस्ट लाइक तो करो अगर पसंद आ रहा है तो। इसके साथ साथ आप लोग जो है इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, जिसकी लिंक आप मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दी हुई है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल है। UPSC से रिलेटेड मटेरियल, प्रीलिम से रिलेटेड मटेरियल भी आपको अवेलेबल है। PYQs भी डेली वहाँ पर शेयर किए जाते हैं, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पॉलिटिक्स ऑफ डिप्लोमेसी। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS to IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स की बात करें बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। CSIR AO की एग्ज़ाम आने वाली है, उसके पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पर्सन इन न्यूज़, मालदीव्स के प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि ये है ना ग्रेड B एग्ज़ाम है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। CSIR को कवर करेंगे, मेंस वाला पोर्शन कवर करेंगे, है ना। इंडो मालदीव्स रिलेशन के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल चर्चा कर चुके हैं। 2013 में जो क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, और जो 2024 में क्वेश्चन आ सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। एक जनरल क्वेश्चन जो है तैयार करेंगे हम, जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से। क्या जनरल क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है? हाउ डिड नेशनल पॉलिटिक्स इम्पैक्टेड द इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज एंड इंडिया। किस तरीके से जो नेशनल पॉलिटिक्स है कंट्रीज़ की, साउथ एशियन कंट्रीज़ की और इंडिया की, वो इंटरनेशनल रिलेशन अफेक्ट कर रही है इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में। ये नेशनल पॉलिटिक्स में हम इंडिया की भी बात करेंगे कि इंडिया की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो भी इंटरनेशनल रिलेशन में इम्पैक्ट कर रही है जो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, और किस तरीके से साउथ एशिया कंट्री की पॉलिटिक्स भी ये इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है। उससे पहले आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल में क्या दिया हुआ है? रिसेंटली जो है प्रेसिडेंट मुर्जू कहाँ गए थे? चाइना गए थे, और अभी जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आया है, और दोनों के बीच में काफ़ी बोनहोमी और काफ़ी मित्रता दिखाई दे रही है, अच्छे रिलेशन होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ रिसेंटली मालदीव्स ने जो है इंडियन ट्रूप्स को रिमूव करने की डेडलाइन दे दी है बाय 15 मार्च। 15 मार्च तक के जो है इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उसको क्या कहा गया है कि आप रिमूव करिए। वैसे अगर देखा जाए तो ये जो है मूव पॉलिटिकल ज़्यादा है, स्ट्रेटेजिक कम है। ठीक है, पॉलिटिकल मूव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि केवल 90 ट्रूप सोल्जर्स हैं, उससे ज़्यादा है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सिंबॉलिक है। जो प्रेसिडेंट थे उनका अगर आप कैंपेन की बात करें तो उनके कैंपेन में इंडिया आउट जो है सेंटर स्टेज में था। ठीक है, ये इस तरह के जो कैंपेन होते हैं ये रेडिकल कैंपेन पोलराइजेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अपने इंडिया में भी देखा होगा, पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा आता है, बांग्लादेश का नाम बहुत ज़्यादा आता है, इवन चाइना का नाम भी हमने सुना था 2014 इलेक्शन में। तो इस तरीके से जनता को पोलराइज करने के लिए, वोट एकत्रित करने के लिए, समेटने के लिए जो डोमेस्टिक लीडर्स होते हैं, है ना, जो लीडर्स होते हैं बेसिकली, वो इस तरीके के चीज़ों को यूज़ करते हैं, है ना, आपके अंदर नेशनलिज्म प्रोवोक करने के लिए, ये सारी भावना जो है जगाने के लिए, ताकि आप वोट कर सके एक पर्टिकुलर लीडर को। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि उसके बाद जब चुन के आते हैं तो जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं, ना कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से। लेकिन अभी अभी ये देखने को मिला है इंडिया में भी, और है ना पिछले कुछ 10-15 सालों में ये चीज़ें बहुत हो रही है इंडिया में भी, और बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उसमें भी। बहुत ज़्यादा जो है इंडिया के इलेक्शन में आपको देखने मिला होगा, है ना, रेटोरिक, जैसे इलीगल माइग्रेंट्स वाली। बांग्लादेश जो है
नाराज़ हो चुका है 1-2 बार, है ना। ठीक है, छोटी कंट्री है पर है तो अपने अच्छे रिलेशन, है ना। और इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, होना चाहिए। चाइना जो है ताक लगा के बैठा रहता है। इंडिया की जो अच्छी बैकयार्ड वाली कंट्रीज़ है जिसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनके रिलेशन ख़राब करने के लिए, इंडिया के नेबर के साथ रिलेशन खुद के अच्छे करने के लिए और इंडिया के ख़राब करने के लिए। तो इंडिया के लिए बांग्लादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो छोटी कंट्री है लेकिन इंडिया की ऐसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इलीगल माइग्रेंट्स के नाम पे बांग्लादेशी और ये सारी चीज़ें रेटोरिक हमें सुनने मिलती है, जिसके कारण बांग्लादेश नाराज़ हो चुका है। सीए वाले केस में भी बांग्लादेश ने स्टेटमेंट जारी किया था। तो कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी जो है इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है और ख़राब रिलेशन में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। इसके बाद हमें जो हमारे ट्विटर के जो सुपर नेशनलिस्ट लोग हैं, हाइपर नेशनलिस्ट लोग हैं, उनके कारण भी डिप्लोमेटिक जो ऑप्शंस हो जाते हैं वो भी कम हो जाते हैं। उनकी बोली अलग चलती है। हमारी इंडियन मीडिया को देखें तो सुपर नेशनलिस्ट हैं, वो भी हाइपर नेशनलिज्म के अलग लेवल पर हैं। उनका जो है ख़त्म ही नहीं होता इंडिया करते हुए, है ना। बाकी कंट्रीज़ को कुछ समझ ही नहीं रहे। तो उससे भी जो हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, है ना, उनका कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस होते हैं एंगेजमेंट करने के वो कम हो जाते हैं और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके कारण जो है इंटरनेशनल रिलेशन में साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पिछले कुछ सालों में। कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल नेपाल के साथ इंडिया के रिलेशन ख़राब हो गए थे 2015 में। ठीक है, P2P कनेक्ट जो पहले हुआ करता था पहले जैसा नहीं रहा। काफ़ी एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हैं वहाँ पर। जो नेपाल के लोग हैं उन लोग काफ़ी एंटी इंडियन हो चुके हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इंडिया ने जो है इंटरवीन किया था उनके इंटरनल पॉलिटिक्स वाले मुद्दे पे। जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था, इंडिया चाहता था सेक्युलर हो, वो लोग चाहते थे हिंदू राष्ट्र बने। ठीक है, तो इंडिया भले ही खुद हिंदू राष्ट्र बनना चाहता हो लेकिन वहाँ पर सेक्युलरिज्म चाहता था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके कारण ब्लॉकेट करना पड़ा था इंडिया को। नेपाल के रिलेशन बहुत ख़राब हो गए थे उसके बाद से। फिर हालांकि अभी रिलेशन थोड़े बेहतर हुए। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो सीए वाला मुद्दा तो मैं बता ही चुका हूँ, उसमें भी बांग्लादेश थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अभी तो बांग्लादेश ऑटोक्रेटिक हो चुका है ना। वहाँ पर शेख हसीना दोबारा जीती है लेकिन अपोजिशन में कोई था ही नहीं। तो अभी आने वाले समय में भी हो सकता है रिलेशन इंडिया के बांग्लादेश के ख़राब हो। और म्यांमार में कूप चल रहा है यार, है ना। म्यांमार में कोई पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो सके। फिर भी इंडिया ट्राई कर रहा है। वहाँ पर भी मिलिट्री को सपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो म्यांमार से भी रिलेशन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। और रोहिंग्या इशू भी, ये भी एक बड़ा मुद्दा था जिसके कारण इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके कारण जो है कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ रिलेशन थोड़े गड़बड़ हुए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ज़रूरत ही नहीं है करने की। इसके अलावा श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के साथ इंडिया के रिलेशन काफ़ी बेहतर रहे हैं पर वहाँ पर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण इंडिया के रिलेशन थोड़े गड़बड़ हुए हैं। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और थोड़ा सा इंडिया का जो बिग ब्रदरली एटीट्यूड है उसके कारण बोल सकते हैं कि श्रीलंका उतना खुश नहीं है फिशरमैन वाले मुद्दे में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के रिलेशन श्रीलंका से काफ़ी बेटर हैं। वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण बोल सकते हैं कि रिलेशन ख़राब हुए। तो ये हमारे आसपास के सिर्फ एक भूटान ऐसी कंट्री है जहाँ पर रिलेशन इंडिया के अभी तक के एकदम बढ़िया चल रहे हैं। बाकी सारी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही गई है। अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम तालिबान को सपोर्ट नहीं करते। तालिबान आ गया तो अब अफ़गानिस्तान से भी रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन P2P कनेक्ट अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। इंडिया के लोग और अफ़गानिस्तान के लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा अफ़गानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता है। तो ये आपको समझ में आता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ की जो साउथ एशियन कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, फॉर एग्जांपल मालदीव्स, है ना, ये भी हाइपर नेशनलिस्ट जो पॉलिटिक्स है उसके कारण इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है। इससे किसको नुकसान होगा? मालदीव्स को नुकसान होगा। इंडिया कितनी दूरी पे? 700 किलोमीटर और चाइना कितनी दूरी पे? 6000 किलोमीटर। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कौन मदद कर सकता है तुरंत? इंडिया। चाइना मदद करने भी नहीं वाला है। ठीक है, वो चेक बुक डिप्लोमेसी के अंदर यहाँ पर एक आइलैंड खरीद लेगा इनका और यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो यहाँ पर रखा करेगा। और कुछ नहीं करने वाला है चाइना। इंडिया जो है अनकंडीशनल सपोर्ट करता है और बहुत समय से करता आ रहा है। तो मालदीव्स के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर वही जो हाइपर नेशनलिज्म पॉलिटिक्स है उसके कारण जो है ये सारी चीज़ें जो रिलेशन में फ्लिप फ्लॉप देखने को मिल रहा है, 5 साल अच्छे 5 साल ख़राब, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है ना। तो इम्पॉर्टेंट तो मालदीव्स के लिए इंडिया भी है। आप संजीवनी जो ऑपरेशन था उससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन है। ऑपरेशन कैक्टस खुद देख लेना, ऑपरेशन कैक्टस में क्या हुआ था। ठीक,
थोड़ा खुद से भी सर्च करो। इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ठीक, नहीं है तो थोड़ा सर्च करके देखो। ऑपरेशन संजीवनी बता देता हूँ, इंडिया ने वैक्सीन भेजा था, बहुत सारी मेडिसिन भेजा था कोविड के समय में। सबसे पहले कौन सी कंट्री को भेजी गई थी वैक्सीन? मालदीव्स को। तो इंडिया का सपोर्ट हमेशा से अनकंडीशनल रहा है अपनी सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ को। हालांकि अभी अभी हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है एज सुपर पावर बनना चाहता है, तो सुपर पावर की तरह थोड़ा बिहेव भी कर रहा है और थोड़ा बहुत बुली भी कर रहा है, ठीक है। थोड़ा ये है ना स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों तीनों चीज़ों का कहीं ना कहीं मिक्सअप होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अभी इस बात से भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी को कि इंडिया का जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आ रहे हैं, है ना। इंडिया को ये छोटी कंट्री है, इनसे ट्रांजैक्शन वाली रिलेशनशिप हो नहीं सकती, गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप नहीं हो सकती। इसलिए इंडिया को जो रखना चाहिए रिलेशन है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट ही करना चाहिए, चाहे वो हमारे अगेंस्ट भी क्यों ना हो। जो रिसेंटली मालदीव्स आउट वाला कैंपेन है उसको भी बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इंडिया का जो हाइपर नेशनलिज्म है उसके कारण, ठीक है। पिछले बार भी, पहले भी ऐसा हो चुका है जब मालदीव्स या बाकी कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण रिलेशन ख़राब हुए हैं, पर इंडिया ने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो इंडिया के लिए भी मालदीव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मालदीव्स के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों कंट्रीज़ को डायलॉग्स के थ्रू जो है अपने डिफरेंसेस को कम करने की ज़रूरत है और लार्जर इंटरेस्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत है। इंडिया के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के जितने भी नेबर हैं सब चाइना कार्ड दिखा रहे हैं इंडिया को, और इसलिए इंडिया को है ना सेफ खेलने की ज़रूरत है। सारे कंट्रीज़ को अनकंडीशनल सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कोई भी कंट्री हो, अगर छोटी कंट्री है तो वो देखेगी मुझे चाइना से भी बेनिफिट मिले, मुझे इंडिया से भी बेनिफिट मिले, ठीक। तो ये चीज़ें जो है नॉर्मल है, जैसे इंडिया कर रहा है, ठीक है। इंडिया भी स्वीट स्पॉट पे है चाइना और यूएस के बीच में। यूएस जो है इंडिया को खूब सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी चाहता है कि यूएस जो है इंडिया से दूर रहे, तो चाइना भी जो है इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है, बस बॉर्डर इशू हमारे यहाँ है। तो इंडिया जिस तरीके से स्वीट स्पॉट पे है वैसे ही आसपास के सारी कंट्रीज स्वीट स्पॉट पे भी है इंडिया और चाइना के बीच में, तो दोनों से बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इंडिया को थोड़ा टाइट वॉक है ना, टाइट रोप वॉक करने की ज़रूरत है ताकि रिलेशन इंडिया के अच्छे रहें। जो ट्रेडिशनल रिलेशन रह रहे हैं इंडिया के, हमेशा से रहे हैं अच्छे, वो आगे भी कंटिन्यू बने रहें, ठीक। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में थोड़े बहुत अमेंड करने की ज़रूरत है और जो अप्रोच होनी चाहिए वो अनकंडीशनल सपोर्ट और प्यार की होना चाहिए। और ये जो इंडिया के हाइपर नेशनलिस्ट लोग हैं, ट्विटर हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि P2P कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी कंट्री के सेंटिमेंट्स अगर यहाँ डेवलप होंगे तो रिलेशन उतने अच्छे हो नहीं पाएंगे, जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन बचते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और इंडिया की मीडिया को कोई नहीं समझा सकता, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डावोस समिट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मींस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ना। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करेंगे, प्री एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्टैटिक चीज़ें हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ होल्डिंग इट्स एनुअल मीटिंग फ्रॉम जनवरी 15 to 19 इन डावोस स्विट्ज़रलैंड। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो अपनी एनुअल मीटिंग, जो एनुअल समिट होता है, उसे जो है ऑर्गेनाइज़ करने वाला है 15 से 19 जनवरी के बीच में। कहाँ पर हो रहा है? डावोस में हो रहा है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में एक प्लेस है। कौन कौन अटेंडीज़ हैं? एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये नाम आपको ना इम्पॉर्टेंट इसलिए CSIR AO में ऐसे पूछा जा सकता है यार, है ना, इसलिए उस पर्सपेक्टिव से पढ़ लो। तो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं। अजय बांगा प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप। टेड्रोस एडोनोम ये डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इंडिया, US, चाइना, फ्रांस, श्रीलंका अमॉन्ग अदर कंट्रीज़, ये सारे लोग जो हैं अटेंडीज़ होने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं WEF के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा में, ठीक। और ये क्या है? एक इंटरनेशनल NGO है। इसकी शुरुआत किसने की थी? जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब फाउंडेड द WEF, ठीक है। इनके द्वारा WEF बनाया गया था कब? 1971 में। ही फाउंडेड WEF in 1971, ओरिजिनली नेम एज यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। इनिशियली क्या था? यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम,
तो मेन जो है इसका इनिशियल पर्पस था यूएस से compete करना, यूएस से मार्केट से, है ना। तो मेन सारा फोकस यूरोप के ऊपर था। धीरे धीरे करके ये पूरे वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन बना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना। जो प्रोफेसर थे उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। ठीक, ये जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है इसको आप अपने मेंस के आंसर में, कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में जो कैपिटलिज्म है ना, वो इंक्लूसिव नहीं है, मार्केट लेड इकोनॉमी इंक्लूसिव नहीं है। इंडिया को फोकस करना चाहिए कंपैशनेट कैपिटलिज्म पे और स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म पे। ये कैची फ्रेज टाइप के वर्ड होते हैं, इसको यूज़ किया करो यार आंसर में, अच्छा लगता है, आंसर भी अच्छा लगता है और समझने वाले पढ़ने वाले को भी बढ़िया लगता है, नंबर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं ना। कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। क्या होता है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म in which companies do not optimize short-term profit for shareholders but seek long-term value creation by taking into account the needs of all their stakeholder and society at large। ठीक है, तो ये एक तरह का कैपिटलिज्म है जहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया जाता। जो उनके शेयर होल्डर हैं, इनके जो शेयर होल्डर हैं, इसका यहाँ पर एक्सपांशन किया है। जो सिर्फ पैसा लगाए हैं कंपनी में वही शेयर होल्डर नहीं है, स्टेक होल्डर ओवरऑल अगर देखें तो पूरी कम्युनिटी होगी, पूरी सोसाइटी होगी। तो पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। जो भी फर्म है, जो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, कि ऐसा ना हो कि आप जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन अर्थ के रिसोर्सेज डिग्रेड हो रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। तो ओवरऑल जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ये बेसिकली क्या है, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म है। अ कंपनी शुड सर्व ऑल इट्स स्टेक होल्डर नॉट जस्ट इस शेयर होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर में कम्युनिटी भी आ जाएगी, एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, सप्लायर्स भी आ जाएंगे, सोसाइटी भी आ जाएगी। तो सबका ध्यान रखने की ज़रूरत है। यही बेसिकली कंसेप्ट है ना। ये कैची फ्रेज आप अपने मेंस के आंसर में यूज़ कर सकते हो। ठीक, अभी जो सबमिट होने वाला है उसमें पूरे वर्ल्ड की 1000 से ज़्यादा कंपनियां जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। लगभग बहुत सारे कंट्रीज़ के इन्वेस्टर वहां पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हेड ऑफ़ द स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। एनुअल मीटिंग कई बार जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन को अच्छे करने के लिए भी यूज़ की जाती रही है, जो WEF की मीटिंग है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कई बार जाके वहाँ पर अपना भाषण दे चुके हैं, अपनी स्पीच भी दे चुके हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, WEF जो है क्या पब्लिश कर रहा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, WEF क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए कि WEF है क्या, इंटरनेशनल NGO है, उसका हेडक्वार्टर यहाँ 1971 में बनाया गया है और यहाँ बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, हेड ऑफ़ द स्टेट्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड जर्नलिस्ट एज वेल। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर है। हमारा लास्ट आर्टिकल है दार्जिलिंग ज़ू स्नो लेपर्ड सक्सेस, वाई वाइल्ड कैट्स आर फसी ब्रीडर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आर्टिकल क्यों आया है ये समझते हैं। दार्जिलिंग में जो पद्मजा नायडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क है वो हेडलाइंस में है फॉर सक्सेसफुली ब्रीडिंग ऑफ 77 स्नो लेपर्ड्स सिंस द 1980 से अभी तक के 77 स्नो लेपर्ड्स को इसने ब्रीड किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम हाईएस्ट की बात करें तो न्यूयॉर्क का जो ब्रोंक्स जू है उसने 80 स्नो लेपर्ड कब्स प्रोड्यूस किया है। कब से, 1960 से। तो नेक्स्ट नंबर पर कौन सा है हमारा, दार्जिलिंग का पद्मजा नायडू हिमालय जियोलॉजिकल पार्क। ठीक, अब जो पद्मजा नायडू जियोलॉजिकल पार्क है वो दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग कौन से स्टेट में, सिक्किम में, है ना। ये सब तो आपको पता होगा। अबे सिक्किम में नहीं है गधो, वेस्ट बंगाल में, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था इसलिए मैंने सिक्किम बोला। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग आता है। ठीक है, जिसको नहीं पता है आज मैप देखो जाके कि कहाँ पर है दार्जिलिंग और क्यों कैसे वेस्ट बंगाल में आ रहा है। ठीक, चेक करके देखो। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू क्या है, जो ब्रीडिंग करना
वाइल्ड कैट्स की, ये बहुत मुश्किल काम है ना। जो हार्ड टू ब्रीड रेड पांडा है, ऑलमोस्ट उतना ही मुश्किल वाइल्ड कैट्स की ब्रीडिंग करना है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो अभी कूनो में नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था, वहाँ पर भी ब्रीडिंग कराने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो दक्षा थी, फीमेल चीता थी, उसका इंटरेक्शन जो मेल चीता थे दो, उनके साथ हुआ और वॉयलेट इंटरेक्शन हुआ, जिसके कारण दक्षा की डेथ हो गई। तो इतना आसान नहीं है इनकी ब्रीडिंग कराना, ठीक। ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कैट सच एस टाइगर और लेपर्ड, a large male territory encompasses multiple female territories to ensure female fidelity. It is the opposite among cheetah. Female roam multiple male territories. ठीक है, तो जो लेपर्ड और टाइगर्स हैं, इसमें क्या होता है, मेल फीमेल टेरिटरी में जाते हैं और मल्टीपल जो फीमेल हैं उनके साथ रिलेशन बनाते हैं और ब्रीडिंग होती है। अपोजिट किस में होता है, चीता में। यहाँ पर जो फीमेल होती है वो मेल टेरिटरी में जाती है और मल्टीपल मेल के साथ रिलेशनशिप बनाती है और उसके बाद फिर ब्रीडिंग होती है, ठीक। तो ये बेसिकली चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती है सोशल स्ट्रक्चर में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार, इस तरह की चीज़ें ना आ जाती है, पूछ भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है यूपीएससी वालों का। बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे स्नो लेपर्ड के बारे में, ठीक है। स्नो लेपर्ड कहाँ फाउंड होता है, माउंटेनस रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न एशिया। ये आपको याद रखना है, एक कंट्री नहीं है, टोटल 12 ऐसी कंट्री है जहाँ पर स्नो लेपर्ड फाउंड होता है। हेमिस नेशनल पार्क हैज़ अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, सर्च करोगे, जम्मू कश्मीर में है या लद्दाख में है, दोनों में से कौन सी इंडियन टेरिटरी में, ये देख के बताओ, ठीक। तो हेमिस नेशनल पार्क सबसे बेस्ट है। अगर जाना है स्नो लेपर्ड देखने तो हेमिस नेशनल पार्क जाओ। इंडिया में कहाँ कहाँ पर इसकी हमें प्रेजेंस देखने को मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जितने भी हिमालय वाले स्टेट्स हैं, है ना, हिमालय वाले जो स्टेट हैं, ये 5 स्टेट हमें यहाँ पर स्नो लेपर्ड मिलते हैं, ठीक। ये याद रखना है। शेड्यूल 1 में है, WPA एक्ट 1972 के हिसाब से। साइट्स के हिसाब से देखें तो अपेंडिक्स 1 में है और IUCN के हिसाब से वनरेबल स्पीशीज़ है। नेक्स्ट बात करें, थ्रेटन किस तरीके से हैं, ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल प्रे स्पीशीज़, है ना, जो जिस पे ये शिकार करते हैं वो स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो इनकी जनसंख्या भी कम होगी, पॉपुलेशन भी। और इलीगल ट्रेड ऑफ फर एंड बोन्स, जो ऊपर की फर होती, स्किन होती है और जो बोन्स है, इसका इलीगल ट्रेड हो रहा है, ये सब क्या है, इसे वनरेबल बनाते हैं। अब जो है गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन क्या हो रहा है, ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है ऑफ 12 लेपर्ड रेंज कंट्री। इसमें इंडिया है, नेपाल है, किर्गिस्तान है, सेंट्रल एशियंस कंट्रीज़ है ना। देख लेना कौन कौन सी 12 कंट्री है। रिसेंटली जो किर्गिस्तान है उसने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया है, ये पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें कई बार आ जाती है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्नो लेपर्ड हो जाएगा। इंडिया ने भी एक और इनिशिएटिव चालू किया था, उसका नाम था सिक्योर हिमालयस। सिक्योर हिमालयस में भी स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल फोकस किस पे दिया जा रहा है, स्नो लेपर्ड पे, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्नो लेपर्ड, ये स्पीशीज़ पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।